Okay, good morning all. Welcome to Learners Academy. चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स। ये हमने बीच में छोड़ा हुआ था टॉपिक, क्योंकि हमने डिसाइड किया था we will cover the geometry portion in the same go। और दो ही चैप्टर्स हैं हमारे पास ज्योमेट्री के, ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 10। तो इन दोनों को अपन एक ही फ्लो में सॉल्व करने, मतलब कवर करने वाले हैं। ओके, ठीक है। फर्स्ट बिफोर वी स्टार्ट, टेल मी कि इस साल आपके चैप्टर नंबर 6 में कितनी एक्सरसाइजेस हैं, ओमिटेड सेक्शन हटा के, क्योंकि लास्ट ईयर तक 5 थी, तो इस बार कितनी है? 3 है। तो 3 है तो कौन सी ओमिट हुई वो डिस्कस करना जरूरी है स्टार्ट करने से पहले। 6.4 एंड 5 हुई है, श्योर? क्या क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? आप खड़े होके बाहर आ जाओ, आप वहां बैठो आरव के बगल। चर्चित, आपको किसी को कुछ भी नहीं बोलना। अगर आपकी डेफिनेशन में वो अब्यूसिव वर्ड नहीं, उसकी डेफिनेशन में है, तो आपको अपनी डेफिनेशन बदलनी पड़ेगी। ठीक है, किसी को कुछ भी नहीं बोलना आपको। अब्यूसिव वर्ड्स, नॉन अब्यूसिव वर्ड्स, नथिंग एट ऑल। पढ़ाई करना है वो पढ़ाई करो। ओके, 6.1 6.123, दैट मींस 4 एंड 5 कट चुका है, दैट मींस 4 एंड 5 कट चुका है। ओके, चलिए तो एक बार पहले इस चैप्टर का थोड़ा सा ओवरऑल देख लें में इन 5 एक्सरसाइजेस में क्या था, और अब जो कट गई है वो क्या क्या पोर्शन कटा है। इधर देखोगे सब लोग तो मैं कुछ समझा पाऊंगा, और नहीं तो अपना अपना करना है तो अपना अपना कर लो। ये घर से तैयारी करके आया करो ना, मैं क्या ओमिटेड है क्या नहीं है। टीचर पूछे और एक ही फॉर्म में आंसर दे देना चाहिए कि सर ये कटी हुई, ये कटी हुई। पूछने के बाद फिर सर्च करोगे, ये करोगे वो करोगे, और वैसे वाले टाइम पास खूब कर लो। अब इधर सुनो, ठीक है ना, करना था जो आपने कर लिया, अब मेरी सुन लो। So last year तक there were 5 exercises, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, ठीक है ना। लास्ट एक्सरसाइज तक एनसीईआरटी में 5 एक्सरसाइजेस होती थी, हालांकि 6.4 एंड 6.5 लास्ट ईयर में ओमिटेड थी एनसीईआरटी में होने के बावजूद भी। इस साल तो उन्होंने हटाई दी, इस साल तो एनसीईआरटी डिफाइन ही आता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट चौथी और पांचवी एक्सरसाइज तो पिछले साल भी नहीं आई, पिछली तो पिछली साल जरूर आई थी, जो साल 12th में है उन्होंने जरूर पढ़ी थी। तो इनमें क्या क्या था फटाफट शॉर्ट देख लो, क्या क्या था और क्या क्या कट गया। देखो 6.1 में वी विल टॉक ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स। वी विल टॉक ऑफ व्हाट? सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स। ठीक है, क्या किस किस चीज के बारे में बातचीत होगी उसके बारे में बात करते हैं। और ट्रायंगल्स वाला, जैसे चैप्टर का नाम ट्रायंगल्स है, लेकिन 6.1 में ट्रायंगल्स का इतना ज्यादा रोल नहीं है, 6.2 से फिर ट्रायंगल्स का रोल शुरू हो जाएगा। सो इन दोनों एक्सरसाइज में हम बात करेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की, दोनों में। नो 6.2 में वी विल टॉक ऑफ, आपके लास्ट ईयर बीपीटी था क्या? 9th में नहीं था ना? ओके, 9th में था नहीं। सो 6.2 में बीपीटी आएगा, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको अपन 6.2 में कवर, अभी है थ्योरम है, पूरी एक्सरसाइज है। 6.3 में प्योर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, प्योरली सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स एंड इट्स क्राइटेरिया को डिस्कस किया जाएगा। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स एंड इट्स क्राइटेरिया। तो एक्चुअली जो चैप्टर का नाम है वो तो उसको तो 6.3 जस्टिफाई करता है। 6.1 6.2 को ऐसे समझो कि सिमिलैरिटी समझने के लिए तैयारी है। 6.1 6.2 ये क्या है, सिमिलैरिटी क्या होती है इसको समझने की तैयारी है। एक्चुअल 6.3 में लगेगी सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स एंड इट्स क्राइटेरिया, ये तो हमारे कोर्स में इस साल है। अब 6.4 में क्या था? 6.4 में था एक टॉपिक था एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है ना। तो इसके क्वेश्चंस ना करा के आपको इंट्रोडक्शन जरूर देंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर फर्दर स्टडीज। और क्या होता है, कई बार कुछ कुछ टॉपिक इंटरकनेक्शन मिल ही जाता है, इसका इसमें इसका इसमें, हमारे खुद के इसी साल मिल सकता है ना। तो टॉपिक इंट्रोडक्शन करवा देंगे, क्वेश्चंस हम नहीं करेंगे। 6.5 था प्योरली पाइथागोरस थ्योरम, और जो आपको बड़े सालों से शिद्दत थी इसका प्रूफ, वो भी इसी में ही था, वो भी इसी में ही था। यूजिंग सिमिलैरिटी
ठीक है, बट आप चिंता मत करो, कोर्स में करने के बाद भी आपको करवा दे, ट्यूशंस नहीं करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन हम टॉपिक इंट्रोडक्शन इन दोनों का करवा देंगे। इसमें तो टॉपिक इंट्रोडक्शन करवा देंगे, और इसमें टॉपिक इंट्रोडक्शन क्या कराना, पाइथागोरस थ्योरम सब जानते हैं, उसका प्रूफ करवा देंगे। उसका प्रूफ हम सिमिलैरिटी की मदद से करेंगे। ओके, आज तक पाइथागोरस थ्योरम सीखा था, बट उसका प्रूफ कभी किसी ने ना करवाया ना हमने ट्राई किया, तो इस साल अपन पाइथागोरस थ्योरम को भी प्रूव करेंगे। ओके, क्लियर, इज दिस क्लियर? पूरा एक मैप तैयार होना चाहिए क्या क्या हुआ। सो पहला टॉपिक है सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स। स्टार्ट करें द वेरी फर्स्ट टॉपिक। सो चैप्टर नेम आप मार्क कर लेंगे ट्रायंगल्स, और उसके अंदर द वेरी फर्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी इज सिमिलर फिगर्स। सब हेडिंग मार्क करो, सिमिलर फिगर्स। पहली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्टरी पार्ट, और पहली एक्सरसाइज का तो इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या, पहली एक्सरसाइज भी उसमें हो जाएगी, इतना सरल है। ये दोनों गेट लगा दो, और अब ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूं, दोनों गेट लगा दो, और आंख नाक कान सब खोल के सुनना। ठीक है, जो पहली लाइन लिखी हुई है वो आपको समझ में आ रही है क्या? दो या दो से ज्यादा फिगर्स को सिमिलर कहा जाता है, सेट टू बी, हिंदी में बोलते हैं समान, समान या सिमिलर कहा जाता है। उसका साइन होता है ऐसा। कब कहा जाता है? अगर उनकी शेप सेम, अगर उनकी शेप सेम हो, शेप, केवल शेप सेम, समझ गए? वेयर एस दो या दो से ज्यादा फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? देखो बेटा, एक चीज बोलूं, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी का डिफरेंस सीख लो, सिमिलैरिटी आ जाएगी। सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में फर्क क्या है वो सीख लो, तो आपको सिमिलैरिटी एक्चुअली क्या है वो समझ में बहुत अच्छे से आएगा। तो मैंने स्टार्ट ही डिफरेंस से किया है, ऊपर तो सिमिलैरिटी है, नीचे कॉन्ग्रुएंसी है। दो या दो फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट कह देना, उसका साइन कुछ ऐसा लगा देना। देखो वहां पे केवल ऐसा लग रहा है, अब सुनो, केवल मैंने ऐसा साइन बनाया, तो ये शेप का प्रतीक है, शेप बना रहा हूं मैं, और उसके नीचे मैं डंडा भी खींच दूं तो ये इक्वालिटी का प्रतीक है। तो शेप और साइज दोनों सेम हो, समझ गए? शेप सेम हो, इक्वालिटी, साइज भी सेम हो, तो उनको कॉन्ग्रुएंट कह देना। दो फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट कह देना अगर उनकी शेप और साइज दोनों सेम हो, और दो फिगर्स को शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो। फॉर एग्जाम्पल, ये भी रेक्टेंगुलर, ये भी रेक्टेंगुलर, इसका एरिया भी है, इसका एरिया भी, इसकी लेंथ भी है, इसकी लेंथ भी है, इसकी ब्रेड्थ भी है, इसकी ब्रेड्थ भी है, कुल मिला के हूबहू सेम, तो उनको क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट। उनको क्या कहते हैं भाई? शेप और साइज दोनों सेम कर दोगे तो हूबहू सेम हो गए ना, फिर बचाई क्या? बचाई क्या? बताओ, सेम हो गया। और केवल शेप सेम करो तो उसको सिमिलर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? यहां तक जो मैंने कहा सबको एक एक वर्ड समझ में आया? नहीं आया हो, कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो पूछो। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, दो या दो से ज्यादा फिगर, नॉट ओनली ट्राइंगल्स, अभी ट्राइंगल्स की बात ही नहीं करूंगा मैं कोई भी फिगर्स की बात करूंगा, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, एनीथिंग, या ऐसा फिगर्स जो हमारे मैथ्स में नहीं आते, ऐसा फिगर्स को मान लो, ऐसा कोई फिगर बना हुआ है, देखो ऐसा एक ऐसा भूत बना हुआ है, ये भी एक फिगर है। अब ये फिगर इसके सिमिलर है या नहीं, चेक करना। एक और फिगर बना रहा हूं, सिमिलर है ना? अब एग्जैक्ट उस पर मत जा, सिमिलर है ना, शेप सेम है, साइज डिफरेंट है, अगर साइज भी सेम कर दूं तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अभी ये सिमिलर है, अभी ये क्या है, ये समझ गए? मैं अभी ट्राइंगल ट्राइंगल की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं किसी भी दो फिगर्स की बात कर रहा हूं, मैथमेटिकल फिगर्स, नॉन मैथमेटिकल, सबकी बात कर रहा हूं। पार्ले जी बड़ा पैक, छोटा पैक, 5 रुपए वाला, 2 रुपए वाला, शेप सेम है, वही लड़का है, वही लड़का है जो आज से 50 साल पहले था, ठीक है ना? लड़की है जो भी है, ठीक है ना, वही सेम है, वही सब कुछ लिखा हुआ है, पार्ले जी वही लिखा हुआ है, पर उसमें पार्ले जी बड़ा लिखा हुआ है, इसमें छोटा लिखा हुआ है, उसमें लड़के का थोबड़ा बड़ा है, लड़की का इसमें थोबड़ा छोटा है, तो साइज डिफरेंट, शेप सेम, क्या कहोगे? दिस पार्ले जी इज सिमिलर टू दिस पार्ले जी। आगरा वाला ताजमहल, हमारे गाड़ियों के बोनेट पे भी ताजमहल होता है, शेप सेम, अरे लगाते हैं कई लोग यार, है ना? शेप सेम, साइज में काफी डिफरेंट है, तो सिमिलर कह दोगे, क्या कह दोगे? दैट ताजमहल इज सिमिलर टू दैट ताजमहल।
वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेशन, किससे बनता है किससे नहीं बनता, वी आर ओनली कंसर्न अबाउट शेप एंड साइज, नथिंग एल्स। फिर आप कहोगे तो शाहजहां ने बनाया था, ये तो हमारे घर के मिस्त्री ने बनाया, तो वो सारी चीजें नहीं, वी आर ओनली कंसर्न अबाउट शेप एंड साइज। इफ शेप्स आर सेम the figures are similar, if shape and size both are same the figures are congruent। यहां तक चीजें समझ में आ गई क्या? छाप दो फटाफट, इतना छाप दो, जिन्होंने नहीं छापा फटाफट छाप, ये लो थोड़ा सा ऊपर करो। हेडिंग है सिमिलर फिगर्स, और फिर ये कुछ छोटी सी डेफिनेशन। ऊपर तो बस हेडिंग है सिमिलर फिगर्स, स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन, ओके। टू और मोर फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंसी का साइन कुछ ऐसा होता है, इसमें शेप का भी एक प्रतीक है, इक्वालिटी का भी प्रतीक है, यानी ये तो शेप सेम करना और इक्वल लगा देना, दैट मींस साइज सेम करना। इक्वल का साइन लगा देना, दैट मींस साइज सेम है। देखो यहाँ पे ये जो लगा हुआ है इसकी वजह से तो साइज सेम है, और ये जो लगा हुआ है शेप, तो शेप एंड साइज दोनों सेम है, दैट मींस फिगर्स कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, इफ देयर शेप्स एज वेल एज देयर साइज आर सेम। और ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट लगाएं यहाँ पे, तो आर को इस कर दो, ठीक है। लास्ट क्लास में सीखा था हमने, आज इसी को आगे बढ़ाएंगे। अभी 10th वाले चैप्टर में बैठे हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चालू हो गया है, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज बिसाइड्स। हाँ जी, क्लियर है? करीब करीब तो हो गया है, अब तो इधर उधर की बातें और एक्सरसाइज कर सकते हो इतना करने के बाद, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी देखो। यहाँ तक क्लियर है? अब बंद करो, उसको बंद करो, बंद करो। रिसर्च वर्क घर पे, अल्बर्ट आइंस्टाइन बनने का प्रोसेस घर पे। हाँ सुनो, अब ये तो हो गई जनरल अंडरस्टैंडिंग, लेकिन अब मैथमेटिकल बात तो करो। सर ये तो कोई मैथमेटिकल बात नहीं, शेप सेम है साइज सेम, मैथमेटिकल बात तो करो। मैथमेटिकल बात हम करें तो फिगर्स के अंदर शेप को सेम करना का मतलब है उस पॉलीगन के अंदर, मतलब पॉलीगन्स की बात पे आ गया। अब मैं फिगर से किस पे आ गया? पॉलीगन। पॉलीगन्स मतलब क्या होता है? क्लोज फिगर। भाई जैसे ही जनरल प्रैक्टिकल दुनिया से मैं मैथ्स पे आऊंगा, तो प्रैक्टिकल दुनिया में तो कैसा भी शेप बना हुआ है, कोई भी आकृति बनी हुई है, यहाँ पे मैं आऊंगा तो हमको पॉलीगन्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? तो टू और मोर पॉलीगन्स सिमिलर होंगे जब उनका शेप सेम हो। शेप सेम करने के लिए क्या करें सर? शेप सेम करने के लिए क्या करें? सारे के सारे एंगल्स इक्वल कर। मान लो ट्राइंगल है, तो इसका एक ट्राइंगल है, इसमें एंगल से 30 20 और एक क्या बचा? 30 20 150 50 130 180 टोटल करोगे ना आप? 150 होगा ना? 30 20 130 30 20 130 180 हो गया। तो अब एक और ट्राइंगल है, उसमें भी अगर एंगल ऐसे ही कर दूं मैं 30 20 120, साइड्स कैसे भी कर लो तो उसका शेप बिल्कुल शेप इसके शेप से सेम होगा नहीं होगा? फॉर एग्जाम्पल देखो, देखना ध्यान से, एक बड़ा पैक एक छोटा पैक बनाता हूं मैं। लेट्स से दिस इज अ ट्राइंगल, ठीक है, और एक छोटा पैक बनाता हूं मैं। अब आप देखो इन दोनों का शेप सेम है, क्यों सेम है? क्योंकि ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है एग्जैक्टली, और ये एंगल इसके बराबर है। तो इन शॉर्ट पॉलीगन्स में अगर हर एक एंगल इक्वल कर दिया जाए तो उनका शेप सेम हो जाएगा, और अगर उनका शेप सेम हो जाएगा तो उनको कह देंगे सिमिलर फिगर्स हैं। दैट मींस पॉलीगन्स सिमिलर कब होंगे? जब उनका एक एक एंगल इक्वल हो, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। कोरस्पॉन्डिंग मतलब इसके रेफरेंस में ये वाला एंगल, इसके रेफरेंस में ये इस वाला एंगल, और इसके रेफरेंस में ये वाला एंगल क्या हो? इक्वल हो। तो हम उसको क्या कह देंगे? सिमिलर पॉलीगन्स। क्या कह देंगे? और अगर साइड्स भी सेम कर दें, साइड की लंबाई, साइड की लंबाई, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। भाई जनरल दुनिया में हमने दो बातें सीखी, शेप एंड साइज।
मैथमेटिक्स में वो शेप डिनोट करेगा एंगल्स को, साइज डिनोट करेगी लेंथ ऑफ साइड्स को, साइड की लंबाई, जो इनकी साइड्स हैं ये एबीबीसी ऐसी, इनकी लंबाइयों को हम साइज कहेंगे, और जो एंगल है, एंगल ए एंगल बी एंगल सी, इनको हम शेप कहेंगे। समझ आया क्या यहां तक? सो अब मैथ्स की बात करेंगे, मतलब अब मैथमेटिकल पॉलीगन्स की बात करेंगे। इतना लिख लिया सबने? ठीक है। अच्छा, ये पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स डालो इसके आगे। All congruent figures are similar, but all similar figures are not necessarily congruent. समझ आएगी क्या कहा मैंने? बहुत ही गहरी बात है ये। लिखो चलो एक बार, तसल्ली लिखने का काम करो, क्योंकि जब लिखते हो तो फिर आप दिमाग नहीं चला पाते, है ना? दो काम एक साथ नहीं होते। कोई बात नहीं, आप लिख लो। मैं बोल बोल के लिखूं? दो तीन बच्चे एब्सेंट लग रहे हैं। और बोलो, करण के आगे उस पर क्यों अटक गए? विनीत भी नहीं आया? और बस करण है, विनीत, रिया भी नहीं है। चले आगे। लिखना तो सब कुछ है, पर पहले इतना लिखो। इतना लिख लिया? ठीक है। अब देखो, सिमिलैरिटी में मुझे क्या चाहिए? सिमिलैरिटी में मुझे क्या क्या चीज सेम चाहिए बोलो? इधर लिख दी मैंने सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी की क्राइटेरिया क्या क्या हो गई? क्राइटेरिया मतलब उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हो गई, और कॉन्ग्रुएंसी की रिक्वायरमेंट्स क्या हो गई, दोनों की बात करेंगे हम। एक्चुअली कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है बराबर होना, इक्वालिटी। कॉन्ग्रुएंसी इक्वालिटी वन एंड द सेम थिंग। पर क्या होता है, कोई नंबर को नंबर से इक्वल करें तो हम वर्ड यूज करते हैं इक्वालिटी का, इक्वल। जैसे मैंने कहा x इक्वल टू वाई, जैसे मैंने कहा z इक्वल टू 3, तो यहाँ पे ये एक नंबर है, रियल नंबर है, ये एक रियल नंबर है, तो रियल नंबर के बीच में जो कनेक्शन होगा उसको अपन कहेंगे इक्वालिटी। क्या कहेंगे? बराबरी। जो शेप्स होंगे, मतलब जो फिगर्स होंगे, फिगर्स को अपन ऐसे नहीं कह सकते ना कि ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू ट्राइंगल सीडीई, ऐसे नहीं कह सकते ना। ट्राइंगल्स को इक्वल कैसे कहें? तो ट्राइंगल्स को इक्वल ना कह के कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, बात वही है, ठीक है ना? फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, रियल नंबर्स को इक्वल कहते हैं। बाकी इक्वालिटी एंड कॉन्ग्रुएंट से एक ही बात है। कुल मिला के हर रूप में सेम देखना, साइज में भी एंड शेप में, ठीक है? चलो आओ, तो सिमिलैरिटी का मतलब क्या था? ओनली शेप्स आर सेम। इधर क्या था? ओनली शेप्स आर सेम। और इधर क्या था? शेप्स आर सेम एज वेल एज साइज आर आल्सो। ठीक है, डन, क्लियर? अब सुनो, अगर आपने शेप सेम कर दी तो आप साइज सेम करो या ना करो, आप सिमिलर तो हो चुके हो। तो हर कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर तो होता है, पर हर सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट वो सिमिलैरिटी के साथ एक पायदान और पास करता है, तब जाके वो कॉन्ग्रुएंट होता है। तो कुल मिला के दो फिगर हैं, उनका शेप सेम हो जाएगा तो उसने एक टेस्ट पास कर लिया, शेप सेम होने का टेस्ट उसने पास कर लिया, तो उसका प्रमोशन हो गया और वो सिमिलर बन गया। क्या बन गया? सिमिलर। अब उसने अगर एक और सेकंड टेस्ट भी पास कर लिया, वो क्या है? साइज सेम करना। अगर साइज सेम करने के क्राइटेरिया पे भी वो खरा उतरा, फुलफिल किया उसने वो रिक्वायरमेंट, तो वो सिमिलर फिगर का और प्रमोशन हो गया और वो बन गया कॉन्ग्रुएंट फिगर। क्या बन गया? तो जो कॉन्ग्रुएंट बन गया वो सिमिलैरिटी का पायदान क्रॉस करके आया है। तो जैसे हर 12th पास बच्चा 10th पास है, पर हर 10th पास बच्चा 12th पास थोड़ी ना है। तो सिमिलरली हर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल छोड़ो, कोई भी फिगर कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर तो है, बट हर सिमिलर फिगर अभी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कुछ तो बन चुके हैं, कुछ यही रखे हुए हैं। समझ गए ना? मान लो 10th के बाद पढ़ाई छोड़ दी तो 12th नहीं हुआ, तो हर 10th पास किया हुआ बच्चा 12th पास है ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन हर 12th पास किया हुआ बच्चा 10th पास है, ये बात तो जरूरी है। समझ गए ना सारी बात? तो यही दो नोट्स थे जो आपने अभी लिखे, कुछ अलग नहीं लिखा। पढ़ लो एक बार और से, एक बार और पढ़ लो। क्या लिखा हुआ है? ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट
ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट नेसेसरीली कॉन्ग्रुएंट, मतलब कंपलसरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर वो पायदान क्रॉस कर ले तो हो भी सकते हैं, नहीं करेंगे दूरी बैठे रहेंगे तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, सिमिलर जरूर रहेंगे। क्लियर है क्या? ओके अब बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस कुछ एक फिगर्स हैं जो आज तक हमने पढ़े हैं वो सिमिलर होते हैं या नहीं होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो दुनिया का कोई भी दो सर्कल्स उठा लो हमेशा सिमिलर होगा। क्या होता है सर्कल का शेप, क्या होता है? ऐसे ऐसे ही तो होता है। तो अब शेप को कैसे बदलोगे आप? अगर आप शेप बदल दोगे तो सर्कल ही नहीं रहेगा। हाँ साइज डिफरेंट हो सकती है। साइज डिफरेंट कैसे होगी? रेडियस से। रेडियस बढ़ा तो बढ़ जाएगी साइज, रेडियस कम कर दो तो कर दी। तो पहला नोट, पहला रिजल्ट है कि ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। लिखो सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ऑल सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर। आपको कोई कहते हैं कि एक सर्किल है जिसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है, एक सर्किल है जिसकी रेडियस 200 सेंटीमीटर है, क्या ये सिमिलर है? आप रेडियस को मारो गोली, सर्किल कहा क्या सर आपने? यस सिमिलर। दुनिया के सारे सर्किल सिमिलर हैं, ठीक है, बशर्ते वो सर्किल होने चाहिए, सर्कुलर शेप में होने चाहिए, ठीक है ना? तो सारे सर्कल का शेप सेम होता है कि नहीं होता है? बोलो मैम। तो दैट मीन्स ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ठीक है ना? लिख लिया ये फर्स्ट रिजल्ट लिख लिया सबने? सेकंड रिजल्ट आप सोच के बताओगे। जैसे दुनिया के सारे सर्किल सिमिलर हैं वैसे ही सारे के सारे स्क्वायर भी सिमिलर होंगे, होंगे नहीं होंगे? स्क्वायर कैसा होता है? ऐसा होता है दबते जैसा, चारों एंगल 90, हर स्क्वायर के चारों एंगल 90, हर स्क्वायर के चारों एंगल 90। तो हर स्क्वायर के अगर चारों एंगल 90 है तो वो सिमिलर हुए कि नहीं हुए? हुए ना? समझ गए? क्लियर है। अब स्क्वायर के अलावा एक और चीज है, गलत, बिल्कुल गलत, रेक्टेंगल हमेशा सिमिलर नहीं होंगे बेटा। शेप के साथ थोड़ा बहुत रोल साइड्स का भी रहता है। शेप के साथ थोड़ा बहुत रोल किसका रहता है? साइड्स का। ऐसा नहीं कि केवल ही एंगल्स इक्वल करते जाओ और सिमिलर मिलते जाएंगे, फिर तो टॉपिक ही बड़ा आसान होता है। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया अगर किसी ने स्कूल में पढ़ा है तो उसमें साइड्स का भी रोल है ना, है ना? तो साइड्स की रेशियो का रोल रहता है। सो ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट सिमिलर, रॉन्ग। पैरेललोग्राम भी रॉन्ग, पैरेललोग्राम में तो यार एंगल डिफरेंट हो सकते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो तीन चीजें याद रखेंगे, ऑल सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर ऑलवेज सिमिलर, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। बाकियों की गारंटी नहीं है, सबको चेक करना पड़ेगा। ओके नहीं, रोम्बस का तो एंगल अलग हो सकता है यार। रोम्बस में क्या सारे रोम्बस का एंगल इक्वल होता है क्या? सारे रोम्बस में 90 डिग्री होता है? फिर रोम्बस और स्क्वायर में फर्क ही क्या रहा जब सबका एंगल 90। आ जाओ, ऑल सर्किल्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर। बस तीन ही फिगर्स ऐसे हैं मैथमेटिक्स में जो हमको अभी मिले 2D फिगर्स जो हर हाल में हमेशा सिमिलर होंगे। बाकियों की गारंटी नहीं है, चेक करना पड़ेगा। अब देखो रेक्टेंगल की बात करी थी आपने, देखो मैं दो रेक्टेंगल बना रहा हूं जिनका शेप अलग अलग दिखाई देगा आपको। एक रेक्टेंगल बनाया मैंने, देखो ये रेक्टेंगल है, बोलो। और एक रेक्टेंगल और बना रहा हूं, देखना अभी। अरे शेप भी अलग है, ध्यान से देख बेटा, अभी मेरे पास स्क्रीन नहीं है, मैं उसको 10 फीट नीचे ले जाऊंगा। इसका शेप उसके शेप से डिफरेंट है। मतलब कहने का मतलब है इसको ऐसे ऐसे स्क्रॉल करके वो नहीं बनाया जा सके, जैसे अपन उसमें स्क्रॉल करते हैं ऐसे स्क्रॉल कर, हमारे स्क्रीन के अंदर अपन ऐसे इसको जूम करते हैं, जूम आउट जूम इन, तो जूम आउट करके वैसा फिगर नहीं बनाया जा सकता। अगर मैं इसको जूम करूंगा तो वैसा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा बेटा। सपोज करो मैंने इसको ऐसा बनाया, अब देखना और थोड़ी सी इसकी शेप बिगाड़ देता हूं, ऐसा बनाया, ये भी एक रेक्टेंगल है। अब देखो जब मैं इसको जूम करूंगा, ध्यान से सुनना, तो ऐसा तो है नहीं कि वह लेंथ बढ़ेगी, ब्रेड्थ भी तो बढ़ेगी। तो अभी लेंथ और ब्रेड्थ का जो रेशियो है बढ़ने के बाद भी वही रेशियो रहेगा। मान लो, ध्यान से सुनना, अभी यह है 5, अभी यह है 1, आपने इसको डबल कर दिया तो ये हो गया 2 और ये गया 10, क्योंकि सेम रेशियो में बढ़ेगा ना। और मान लो यहाँ पे जो ये वाला रेक्टेंगल है इसमें यह है 50 और यह है लेट से 30, तो आप इसको बड़ा बढ़ा के कभी भी इस पोजीशन पे नहीं ला सकते कि ये 30 और ये 50 हो जाए, क्योंकि वो तो दुगना दुगना होके बढ़ेगा।
उसका रेशियो 1:5 है, तो हर हाल में 1:5 रहेगा। 3:5 कभी नहीं बन पाएगा। तो एंगल सेम होना केवल और केवल ट्राइंगल के अंदर गारंटी है सिमिलर की, सारे फिगर्स में नहीं है। हाँ, ट्राइंगल के तो अगर तीनों एंगल सेम कर दो ना कैसे भी करके, तो फिर साइड्स को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो ट्राइंगल सिमिलर माने जाते हैं। लेकिन सारे फिगर्स में ऐसा नहीं है, ठीक है। सो ये प्रूफ है कि रेक्टेंगल सारे सिमिलर नहीं होते। इसको मैं जूम करूंगा तो 1 और 5 के रेशियो में जूम होगा। आपने कभी भी स्क्रीन पे जूम किया है, किसी फोटो को जूम किया है, तो ऐसा तो नहीं उसकी नाक बड़ी हो गई, आंख वैसी रह गई छोटी सी, आंख भी बड़ी होगी, हर पूरी चीज बड़ी होगी ना, पूरा फेशियल एक्सप्रेशन बड़ा होगा जब आपने जूम करके देखा। तो अगर आपने इस रेक्टेंगल को जूम किया तो जिस रेशियो में अभी लेंथ और ब्रेड्थ है उसी रेशियो में तो चीजें बढ़ेंगी। तो अब सपोज करो आप इसको 5 से 50 से ले गए तो 1 10 बनेगा। क्या बनेगा? 5 को अगर आप जूम करते करते 10 गुना करके 50 पे ले गए बड़ा करते करते, तो जो ब्रेड्थ है वो 1 का 10 गुना यानी 10 सेंटीमीटर की होगी। तो देखो 10 पे 50 मिलेगा, जबकि ये वाले रेक्टेंगल में 30 पे 50 है, तो शेप अलग अलग मानी जाएगी ना। इस शेप का नहीं मिलेगा ना, ये नहीं मिलेगा ना, समझ गए? क्लियर है? तो ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट सिमिलर। इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होंगे, स्क्वायर सिमिलर होंगे। स्क्वायर जो है चारों साइड जिसमें बराबर हैं उसको आप जूम करके किसी भी दूसरे स्क्वायर के बराबर ला सकते हो, और किसी भी बड़े स्क्वायर को जूम आउट करके छोटे स्क्वायर के बराबर ला सकते हो, वो सिमिलर है। ठीक है, सर्किल को भी आप जूम कर दो तो बड़ा बन जाएगा, छोटा बन जाएगा, मतलब एक बड़ा सर्किल एक छोटा सर्किल है, छोटे को जूम करके एग्जैक्टली वैसा बनाया जा सकता है, तो वो सिमिलर है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? चलो आगे चले हम लोग। इतना कर लिया सबने। अब आ चुका हूं मैं फाइनली पॉलीगन्स। तो आपकी बात का जवाब चर्चित यहां मिल जाएगा कि रेक्टेंगल को सिमिलर करना हो तो क्या करें। सुनो ध्यान से जो मैं कह रहा हूं, दुनिया के सारे रेक्टेंगल तो सिमिलर नहीं है, पर 2 रेक्टेंगल को सिमिलर तो किया जा सकता है, मतलब चेक तो करी जा सकती है उनकी सिमिलरिटी। तो क्या क्राइटेरिया है जिससे अपन 2 रेक्टेंगल की सिमिलरिटी को चेक करेंगे? तो अभी मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया आपको, उसकी साइड्स का रेशियो सेम कर दो। अगर इधर 1:5 लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो 1:5 है, तो बड़े वाले रेक्टेंगल में भी लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो क्या होना चाहिए? रही बात एंगल की, तो एंगल तो वैसे ही सेम है। तो क्या क्राइटेरिया समझ में आया? बस ये फुल एंड फाइनल है जो मैं कह रहा हूं, ध्यान से मार्क माय वर्ड्स। 2 पॉलीगन्स सिमिलर होंगे अगर सारे एंगल्स इक्वल हो, पहली चीज, वो तो चाहिए ही चाहिए, मस्ट है वो तो। दूसरी चीज, साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, दैट्स इट। पूरी सिमिलैरिटी इन 2 बातों में छुपी हुई है। एक तो एंगल सेम होने चाहिए सारे के सारे, एंगल ए इसका भी एंगल ए के बराबर, एंगल बी उसका भी एंगल बी के बराबर, एंगल सी उसका भी एंगल सी के बराबर। पॉलीगन ले रहा हूं मैं तो कोई भी पॉलीगन ले रहा हूं, नॉट ओनली ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल ले लो, पेंटागन, हेक्सागन, है ना, सेप्टागन, ऑक्टागन, कोई भी क्वाड्रिलेटरल और कोई भी पॉलीगन ले लो। अगर आपको सिमिलर करना है ना दोनों को, तो आप क्या करो, पहली चीज, हाँ तू बतिया ले, पहले बतिया कर ले, तेरी गृहस्थी की बातें डिस्कस, धंधे पानी की, और धंधा पानी कैसे चल रहा है? बस बढ़िया। क्या कह रहा था ये? क्या बता रहा था सर्कल्स में? सर्किल में कहां से एंगल बनाएगा तू बताना, एंगल कब बनता है? एंगल कहां बनता है ये बताओ, एंगल किस किस के बीच में बनता है? 2 लाइन सेगमेंट्स, 2 रेज या 2 लाइंस के बीच में। सर्किल के अंदर कौन सी लाइन दिख गई तेरे को जिसमें एंगल बनेगा? तो वो तो डायमीटर के बीच का एंगल है ना। सर्किल में कौन सा एंगल है? सर्किल में बाउंड्रीज है क्या जो एंगल है? सर्किल इज नॉट ए पॉलीगन, एंगल बनता है पॉलीगन में। तो वहां एंगल नहीं है तभी तो वो सारे सिमिलर है, वहां एंगल है ही नहीं तभी तो सारे सर्किल सिमिलर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में एंगल्स हैं तो एंगल्स इक्वल हैं इसलिए वो सिमिलर है, और स्क्वायर्स में एंगल्स हैं तो एंगल्स इक्वल होने के साथ साथ साइड्स भी इक्वल हैं, तो साइड्स का रेशियो सेम हो गया ना भाई। स्क्वायर के अंदर लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो क्या मानोगे? 1:1। तो बड़े स्क्वायर के अंदर भी तो उसकी उस बड़े स्क्वायर की लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो 1:1 होगा, तो रेशियो सेम हो गया ना, साइड्स का रेशियो सेम हो गया ना, ये तो समझा रहा हूं। साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए और साथ में एंगल्स तो इक्वल होने चाहिए। ये 2 क्राइटेरिया फुलफिल कर दो, कोई भी पॉलीगन सिमिलर बन जाएगा। ठीक है, लिखवाऊं मैं अभी? लिखा दें? सो इंपॉर्टेंट नोट है, 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स। अच्छा, पॉलीगन सेम नंबर ऑफ साइड्स का लेना, ऐसे नहीं यहाँ ट्राइंगल ले लिया यहाँ क्वाड्रिलेटरल ले लिया, जिंदगी में कभी सिमिलर नहीं। सेम नंबर ऑफ साइड्स, यहाँ 3 साइड्स वाला पॉलीगन है तो यहाँ पे भी 3 साइड्स वाला पॉलीगन, यानी ट्राइंगल का कंपैरिजन ट्राइंगल से।
यहाँ पे 4 साइड्स वाला पॉलीगन दैट मींस क्वाड्रिलेटरल लिया है, तो ऐसा नहीं हुआ 5 साइड्स वाला पॉलीगन पेंटागन ले लो, वो तो जिंदगी में कभी सिमिलर नहीं होंगे। तो दो पॉलीगन जिनकी सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं वो सिमिलर होंगी। पहली चीज इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, पहली चीज इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दूसरी चीज कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है सेम रेशियो में होना। मैंने कहा ना ये दोनों साइड्स प्रोपोर्शनल है, दैट मींस उनका रेशियो सेम है। क्लियर है? ये मार्क कर लो। एक्सरसाइज पे आते हैं। पहली एक्सरसाइज हो चुकी है, ये जो लिखवाया है इसी के फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स है, मार्क आउट कुछ। इतना ही है, इसके बाद क्या ऊपर करें, एक्सरसाइज पे चलेंगे सीधे। टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। इंपॉर्टेंट नोट लिख लो, या फिर इंपॉर्टेंट नोट क्या डालते हो, सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स लिख दो। इस नोट की डेफिनेशन लिख दो आप, सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स। इंपॉर्टेंट नोट क्या है, तो सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स की बात कर रहे हैं अपन, है ना। डाल दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसके सामने लिख लो सिमिलैरिटी ऑफ। पहले सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स की बात कर रहे थे, कोई भी फिगर्स मतलब कोई भी आकृति, दुनिया की कोई भी आकृति। अब पर्टिकुलरली मैथ्स में आ गए अपन, तो मैथ्स में तो अपने को पॉलीगॉन्स मिलते हैं ना, तो सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स। और एक बार सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगॉन सीख जाएंगे तो फिर चैप्टर की बात करेंगे, चैप्टर है ट्राइंगल, तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। ओके, समझिए क्या कहा मैंने। सीक्वेंस में चल रहे हैं। कैसे? सबसे पहले तो दुनिया की बात करी, सबसे पहले तो क्या करी, दुनिया की बात करी। तो दुनिया में तो क्या मिला अपने को, सिमिलैरिटी ऑफ एनी टू फिगर्स, सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स। ओके, सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स कैसे मिली बताओ मुझे। शेप सेम कर दो, शेप को सेम कर दो। यहां से फिर अपन दुनियादारी से उतर के मैथ्स पे आ गए, तो मैथ्स पे अपने को क्या मिला, सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगन्स। क्या मिला? वो कैसे होगा सर, पॉलीगन्स कैसे सिमिलर होंगे, क्या सेम कर दो, क्या पॉलीगन्स में एंगल्स एंड साइड्स होती हैं सर, क्या सेम करूं, क्या करूं, एंगल सेम करो, एंगल्स इक्वल करो और साइड्स प्रोपोर्शनल करो। ये दो काम कर दो, एंगल्स इक्वल कर दो, साइड्स प्रोपोर्शनल कर दो। ऐसे सुनो, एंगल्स इक्वल करना और साइड्स प्रोपोर्शनल करना, ये दो बातें मिला के इक्वल टू वो एक बात है। इन दोनों बातों को इक्वल करने से ही शेप इक्वल होती है किसी भी दो पॉलीगन की। तो इन शॉर्ट कहना हो तो शेप इक्वल कर दो, और डिटेल में कहना हो सर शेप कैसे इक्वल करें, एंगल्स इक्वल करके साइड्स प्रोपोर्शनल कर दो तो शेप इक्वल हो जाएगी। और फिर इससे फिर हम और प्रमोशन लेके, पहले दुनियादारी फिर मैथ्स, मैथ्स से अब आएंगे पर्टिकुलर जिस चैप्टर की बात हो रही है, ट्रायंगल्स। तो अब फिर बात करेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, लेकिन वो तीसरी एक्सरसाइज में बात होगी। ठीक है, अभी पहली एक्सरसाइज में तो अभी हो ही गई है, अभी मैं बता रहा हूँ सेकंड एक्सरसाइज में बीपीटी चलेगा पूरी एक्सरसाइज में, कुछ बात नहीं करेगा, केवल केवल बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम चलेगा। एंड थर्ड एक्सरसाइज में फिर हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की बात करेंगे, इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, क्राइटेरिया मिलेंगे 4, उसकी बात हम वहीं करेंगे। तो पूरा मैप तैयार है? ठीक है, चलिए तो आ जाइए एक्सरसाइज नंबर 6. ये नोट हो गया सबका? क्या थेल्स बोलते हैं बीपीटी को, बीपीटी थ्योरम को थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, बिकॉज थेल्स नामक मैथड ग्रीक मैथमेटिशियन ने उसको डिस्कवर किया। उनका रिजल्ट था, उनके एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था, इसलिए उसका नाम, उस थ्योरम का नाम उन्हीं पे रख दिया गया, थेल्स। क्या शक्ल देख रहा है क्या उसके, ताऊ जी लग रहे होंगे, कोई पुराने ताऊ जी हैं। हाँ कृतिका, किससे मिल रही शक्ल, कोई पुराने, कोई घर घर के कोई पुराने खूंखार आदमी हो जिससे सब, जिससे, हाँ ये कह रहा है मेले में बिछड़ गए हो। ओके शुरू करें एक्सरसाइज।
चलो ये बात की बात है, क्राइटेरिया वाला। देखो ये सब पढ़ा करो, आप कभी भी आपको टाइम मिले ये सब पढ़ा करो। देखो क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है कि जैसे यहां से देखा तो वो कोई जैसे चांद दिख रहा था, उस सेकंड फिगर को देखो, हमको क्या दिख रहा था, चांद दिख रहा था, है ना। तो चांद छोटा दिख रहा था, पास गए तो चांद थोड़ा सा बड़ा दिखने लगा, लेकिन अभी भी बहुत दूर है। फिर थोड़ा सा और सिद्धि लगा के गए, फिर ये डंडे से इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो दैट मीन्स ऑब्जेक्ट तो वही है, ऑब्जेक्ट तो वही है, साइज उसकी चेंज हो रही है, शेप सेम है। आप देखोगे नीचे से जो शेप बन रही है, थोड़ा ऊपर चल के भी शेप तो वही बनेगी, साइज बस चेंज होती जाएगी, साइज चेंज होती जाएगी। जैसे जैसे हम नजदीक जाएंगे तो ऑब्जेक्ट बड़ा दिखाई देने लगेगा, पर शेप तो सेम है, ठीक है ना। सिमिलर फिगर्स कर ही लिया हमने, सारे ट्राइंगल्स सारे सर्कल्स। अब देखो ये स्क्वायर है या ये सर्किल है, अब इसमें किसी को भी जूम कर दो, लेट से मैं अंदर वाले को जूम करूं तो ये बड़ा होकर बिल्कुल इसके ओवरलैप कर देंगे, इसके बराबर आ जाएगा, तो वो सिमिलर है। जिसको जूम करके उसको ओवरलैप, ऐसे समझो जिस छोटे फिगर को जूम करके बड़े फिगर को ओवरलैप कर दिया जा सके, मतलब पूरे को पूरा ढक दिया जा सके, वो सिमिलर होते हैं। और अगर वो ढक नहीं पा रहा, थोड़ा भी कोना छूट रहा है इधर उधर, तो फिर वो सिमिलर नहीं है। तो जो हमने दूसरा रेक्टेंगल लिया था, उसमें अगर मैं छोटे रेक्टेंगल को ऐसे करूं तो या तो वो उसके अंदर आएगा या तो क्रॉस कर जाएगा, ओवरलैप नहीं कर पाएगा, इसलिए वो सिमिलर नहीं है। प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तो क्या करेंगे फिर करवा देंगे कभी। अब परफेक्ट सर्किल बनाना पड़ेगा, उसके लिए परफेक्ट सर्किल बनाने का हमारे पास यहाँ पे भी कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। क्या, किसमें? वर्ड में शिफ्ट दबा के परफेक्ट सर्किल बनता है, आर यू श्योर? वो ट्राई कर सकता हूँ। थैंक यू फॉर दिस इंफॉर्मेशन। ये लो करके देख लेते हैं। शिफ्ट दबा के आगे क्या करना है तो बता, कौन सा और कौन सा बटन दबाना है? सर्किल्स को इंसर्ट करूंगा ना। तो दिस इज ऑफ ए, मतलब है ना, मैथ्स के साथ साथ आपको एमएस वर्ड एमएस एक्सेल की भी प्रैक्टिस कराई जा रही है, सो उसकी फीस एक्स्ट्रा में ली जाएगी, ठीक है ना। बेसिक कोर्स, कंप्यूटर बेसिक कोर्स चल रहा है, ओके। चलो हाँ क्लास 10 के साथ आरएससीआईटी भी हो जाएगी। हाँ सही कह रहा है, ये परफेक्ट सर्किल बन रहा है हमारा एक। अगर मैं शिफ्ट छोड़ दूं तो ये ऐसा बन गया ठीक है, एक बार और से ट्राई करते हैं। तो देखो भाई देखो, ये एक सर्किल, नहीं यार काम, अच्छा सॉरी कंट्रोल दबा दिया मैंने, शिफ्ट दबाना है ना। ठीक है, ये एक सर्किल है, ये बड़ा है, एक तो शिफ्ट छोड़ दे फिर ऐसा बन जाता है। ये शिफ्ट दबा दिया मैंने, ये सर्किल बना दिया, ठीक है। अब लेट्स ड्रॉ ए डिफरेंट सर्किल आल्सो, एक और सर्किल बना दूं मैं, छोटा बनाता हूं मैं, छोटा बना दिया मैंने। ये परफेक्ट सर्किल लग रहा है क्या? नहीं यार मेरे को तो लंबा ज्यादा लग रहा है। देखो आप ध्यान से देखो, ये लंबाई ज्यादा लग रही है, ये चौड़ाई कम है, कहाँ परफेक्ट सर्किल है? परफेक्ट सर्किल में लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। इट इज एक्चुअली, इट इज नॉट ए सर्किल, इसको कहते हैं इलिप्स, 11th में आएगा, इसको क्या कहेंगे, इलिप्स। तो परफेक्ट सर्किल नहीं बनाओगे तब तक इस चीज को प्रूफ नहीं किया जा सकता, ठीक है। एक और ट्राई कर लेता हूं मैं, ये ले, बेसिक कोर्स करवा के रहोगे मुझे, ठीक है। अब इसको मैं इधर ले जाता हूँ, लेकिन अब इसको जूम कैसे करेंगे, फिंगर से जूम होगा नहीं, लेट से यहाँ से जूम करते हैं। परफेक्ट सर्किल नहीं है, देखो बाहर जा रहा है ना थोड़ा सा, सर्किल ही नहीं है पहली बात की, ठीक है। कुल मिला के समझ गए ना, एक्टिविटीज करने से ये परफेक्टली नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप इतना तो समझ गए होंगे कि एक सर्किल को दूसरे सर्किल पे, किसी भी सर्किल को किसी भी सर्किल पे जूम आउट जूम इन करके ओवरलैप किया जा सकता है, इसीलिए दैट्स व्हाई ऑल सर्किल्स आर सिमिलर, ओके। ठीक है, आइए अब मुद्दे पे आइए।
ये लो 3 ताजमहल है, शेप सेम है, साइज ठीक है ना, छोटा पैक, बड़ा पैक, फैमिली पैक। ओके आ जाओ, जो आपको लिखवाया है सब एनसीईआरटी बेस्ड होता है, कभी भी कोई चीज मन से नहीं लिखाई जाती, एक्स्ट्रा बता दिया वो एक अलग बात है, लेकिन जो एनसीईआरटी का उसको कभी नहीं छोड़ते हम, इस बात का प्रमाण है ये, पढ़िए। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। पहली चीज उल्टा आपको सिंप्लीफाई करके ही बताएंगे, उधर डिफिकल्ट लैंग्वेज होगी, आपको जब बताएंगे तो सिंप्लीफाई करके नोट्स लिखाएंगे। आपने पॉइंट वाइज नोट किया है इसको, इन्होंने एक ही स्टेटमेंट में नोट किया है। देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, एंड सेकंड पॉइंट देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो या फिर प्रोपोर्शन। डन, ये सीखा हमने। एक्सरसाइज नंबर 1 पे आइए आप जल्दी से। फिल इन द ब्लैंक्स विद यूजिंग करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। जल्दी जल्दी बताओ। ऑल सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर? कॉन्ग्रुएंट होने की गारंटी नहीं है भैया, कॉन्ग्रुएंट तो तब होंगे जब रेडियस सेम होगी, तो वो तो अलग अलग होती है बहुत सारे सर्कल्स की। ऑल स्क्वायर्स आर, अगेन कॉन्ग्रुएंट होने की गारंटी नहीं है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब उनकी साइड सेम हो जाएगी। ये 3 सेंटीमीटर साइड वाला स्क्वायर है, तो अगला 10 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला साइड है, तो साइज अलग अलग हो गई, तो वो कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे? वो तो सिमिलर ही कहलाएंगे। ओके, थर्ड, कौन से ऐसे ट्राइंगल्स है जो हमेशा सिमिलर होंगे? इक्विलैटरल ट्राइंगल्स हमेशा सिमिलर होंगे, केवल और केवल ट्राइंगल की कैटेगरी में इक्विलैटरल। यही 3 नोट्स लिखे थे अपन ने, ये 3 नोट्स आपके 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और चौथा जो हमने फाइनल लिखा था, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड सिमिलर कब होंगे? जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो? देखो इसमें से भरना है आपको, इक्वल और प्रोपोर्शनल भरना है, तो इक्वल तो यहां भर दो और प्रोपोर्शनल यहां भर दो। प्रोपोर्शनल का मतलब सेम प्रोपोर्शन में होना या सेम रेशियो में होना, इन सेम रेशियो। ठीक है, डन, क्लियर? ओके, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ए पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। कोई भी 2 एग्जांपल्स दो जिसमें सिमिलर फिगर्स होते हों। क्या सिमिलर फिगर्स होते हैं? सर्किल और स्क्वायर सिमिलर होते हैं? 2 सर्किल्स, 2 स्क्वायर्स या फिर 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। कोई भी 2 एग्जांपल्स। हाँ, अ पेयर ऑफ सर्किल्स, 2 लेने ना आपको फिगर्स, ए पेयर ऑफ सर्किल्स ले लो, अ पेयर ऑफ स्क्वायर्स ले लो, अ पेयर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स ले लो, और नॉन सिमिलर में इसका ले लो, जैसे इसने कहा सर्किल एंड स्क्वायर, जो चाहे वही ले लो, फलाना एंड इन का, ठीक है ना। सर्किल, इक्विलैटरल ट्रायंगल और स्क्वायर को छोड़ के कुछ भी 2 डिफरेंट ले लो, तो वो क्या कहलाएंगे? नॉन सिमिलर फिगर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? नॉन सिमिलर फिगर्स। ठीक है, ओके, ले लोगे तो छोटे मोटे काम है, एग्जाम मटेरियल बिल्कुल नहीं है, केवल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब आप यहाँ से बताओ कि ये दोनों सिमिलर हैं या नहीं है। वैसे ही शेप से पता चल रहा है, बट इसको जस्टिफाई कैसे करोगे? जस्टिफाई हम ऐसे करेंगे कि देखो ये भी एक रोम्बस है, और देखा जाए तो ये भी एक रोम्बस है, जिसकी चारों साइड्स इक्वल है, वो रोम्बस है ना, तो स्क्वायर इज आल्सो रोम्बस, है ना। तो ये भी एक रोम्बस है और ये भी एक रोम्बस है, तो इसके चारों साइड्स प्रोपोर्शनल तो हैं। ध्यान से देखो, इसका इससे रेशियो क्या है? 1/2। इसका इससे रेशियो क्या है? इसका इससे रेशियो क्या है? इसका इससे रेशियो क्या है? तो चारों साइड्स प्रोपोर्शनल तो हैं, पर चारों एंगल इक्वल नहीं है ना, तो एक क्राइटेरिया फुलफिल हुआ, एक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ, तो भी सिमिलैरिटी नहीं एस्टेब्लिश होती है। यहाँ पे ये एंगल, चारों एंगल 90 डिग्री है, वहां पे क्या चारों का एक भी एंगल 90 डिग्री नहीं है, चारों एंगल ये इससे डिफरेंट, देखो ये वाला एंगल इससे डिफरेंट, ये वाला एंगल इससे डिफरेंट, ये वाला एंगल इससे डिफरेंट और ये वाला एंगल इससे डिफरेंट, चारों ही डिफरेंट है, तो इसलिए दीज आर नॉट सिमिलर। क्या? हाँ लिखेंगे, अभी लिखेंगे, ठीक है। अच्छा एक और चीज सुनो, एक और चीज सुनो, अभी मैं कह रहा हूं साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, एंगल्स इक्वल हैं, सुन लो इधर दोनों, साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, एंगल्स इक्वल हैं, तो ये इस फिगर की उस फिगर से कंपैरिजन करनी, ऐसा नहीं फिगर का फिगर में कंपैरिजन कर लिया। फॉर एग्जांपल सुनो ध्यान से, फॉर एग्जांपल मैंने कहा इधर देखना, इधर तो है मान लो 3 4 5 और इधर है 3 3 3, तो आप ऐसे नहीं कहोगे कि सर देखो यहाँ पे 3 का 3 से रेशियो 1 है, फिर 3 का 3 से रेशियो 1 है, फिर 3 का 3 से रेशियो 1 है, साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई, एंगल्स इक्वल है, देखो 60 60 60, ये ट्रायंगल सिमिलर है किसके? वो तो कोई सिमिलरिटी एस्टेब्लिश हुई क्या? तो साइड्स प्रोपोर्शनैलिटी की बात करें या एंगल इक्वालिटी की बात करें, इस फिगर का उस फिगर से चेक करना है।
आपस में नहीं चेक करना है, समझ गए ना। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो ऐसे देखनी है, 3 का 3 से रेशियो, 3 का फिर 5 से रेशियो और 3 का फिर 4 से रेशियो, ये 3 रेशियो इक्वल होने चाहिए, ये है प्रोपोर्शनैलिटी। और फिर सिमिलरली एंगल भी इसका इससे देखना है, ये एंगल इसके, ये एंगल इसके, ये एंगल इसके, समझ गए क्या। तो केवल थ्योरेटिकल समझते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं तो कई बार हम मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं उस चीज को, समझ गए ना। हालांकि क्वेश्चंस करेंगे तो वो चीज वहां पे क्लियर हो जानी है, लेकिन कहते हैं ना इंट्रोडक्शन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो पहली क्लास में आपके दिमाग में बेजे में घुसता है वही एंड तक टिकता है, ठीक है ना। तो अच्छा अच्छा अपने बेजे में घुसाओ ताकि अच्छा अच्छा टिका रहे। ओके, इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे हम, तो यहाँ पे कौन सी चीजें जो फेल करती है, एंगल। साइड्स तो सिमिलर है, मतलब साइड्स तो प्रोपोर्शनल है बट एंगल्स इक्वल नहीं है। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, देखो हेयर 2 रोम्बस है ना, हेयर इन रोम्बस, इन रोम्बस, पहले रोम्बस का नाम क्या है, PQRS, एंड दूसरे रोम्बस का नाम क्या है, ABCD। तो 2 हैं तो रोम्बसेस, ठीक है ना, ES और लगा, रोम्बसेस। ओके, एक रोम्बस को हम रोम्बस कहते हैं ना, तो 2 हैं तो रोम्बसेस। इन रोम्बसेस PQRS एंड ABCD। सबसे पहले तो इक्वल क्या है वो लिख दो, फिर इक्वल क्या नहीं है, अगर दोनों हो जाते तो सिमिलर हो जाते। तो इक्वल क्या है, रेशियो तो सेम है, रेशियो सेम है तो निकालो। देखो इधर देखो, अच्छा कॉरस्पॉन्डिंग लेना होता है। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब है इधर जो साइड ली उसी रेस्पेक्ट में उधर की साइड लेनी है। तो अगर मैंने इधर देखो, इधर अगर मैंने PQ लिया है तो उधर AB लेना है, समझ आया। ये होता है कॉरस्पॉन्डिंग लेना, और ये बात आपने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स लास्ट ईयर भी सीखी होगी। ये होता है कॉरस्पॉन्डिंग लेना, ऐसे नहीं यहाँ पे PQ ले ली वहां CD ले ली, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग ही नहीं ले रहे आप, समझ गए, क्लियर है। सो PQ का AB से रेशियो निकालेंगे, देन QR का BC से रेशियो निकालेंगे, ओके। देन आगे बोलो, RS का CD से रेशियो निकालेंगे, ठीक है ना। और निकालेंगे तो सेम ही निकलेगा, तो सामने ही लिख देता हूं मैं ना, इसके सामने ये सेम निकलेगा QR का BC। जब आपको लगे अलग अलग निकलना है तो अलग अलग निकाल देना, अभी आपको पता है इसमें सेम निकलेगा, है ना। तो आगे इक्वल इक्वल करके कर लो। RS का किससे निकालेंगे, CD से, एंड फाइनली जो चौथी साइड बनेगी PS, उसका किससे निकलेगा, AD से। और निकलेगा क्या, आप देख लो ध्यान से कि PQ QR RS PS चारों की साइड्स की वैल्यू 1.5 है ना। सिमिलरली नीचे ABBC CD AD की वैल्यू 3 है, तो 1.5 का 3 से रेशियो निकालोगे तो 1/2। तो साइड्स तो प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना, साइड्स तो प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। एंड अब एंगल्स की बात करते हैं, तो मैं इधर लिखूंगा, सो द साइड्स ऑफ टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, साइड्स के आगे हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड और एंगल्स के आगे भी ये कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड हमेशा यूज करना है आपको, जल्दीबाजी में कई बार नहीं लिखते हैं बट ये जरूरी है लिखना। द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, बट इससे तो ये सिमिलर हो ही रहा था, पर अब एंगल भी कॉरस्पॉन्डिंग ही लेना है। अब एंगल भी क्या लेना है, कैसे, देखो एंगल P को लेना है, एंगल A, एंगल P का कंपैरिजन एंगल A से, एंगल Q का B से, R का C से और S का। तो एंगल भी कॉरस्पॉन्डिंग ही कंपेयर होंगे, ऐसे नहीं किसी का भी किसी से कर लिया, ऐसे नहीं चलेगा ना। सो एंगल P इज नॉट इक्वल टू एंगल A, वी कैन सी एंगल P और एंगल A इक्वल नहीं है। अब कितना डिग्री का है वो नहीं बताना, इक्वल नहीं है, बस शेप से पता चल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाओ, एंगल Q इज नॉट इक्वल टू एंगल P। वैसे तो एक भी एंगल इक्वल नहीं है तो फेल हो गई वहां पे सिमिलैरिटी, बाकी अगर इक्वल आ भी जाते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ठीक है हमको चारों का पता है तो चारों लिख देते हैं ना। एंगल R इज नॉट इक्वल टू एंगल S एंड एंगल S, सॉरी C and angle S is not equal to angle D. So we can say the angles are not equal. So the corresponding angles are not equal. बोलो, हाँ ADR corresponding। अच्छा आप लोग सब लोग नोट भी कर रहे हो, आर नॉट इक्वल, यहां तक लिखा सबने। फिर एक क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख देंगे हम, इतना करने के बाद क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या होगा, hence we can say that hence नहीं so that is the corresponding, पूरी दोनों बातों को मर्ज करके, corresponding sides are proportional but corresponding angles are not equal. The corresponding sides are
proportional, but the corresponding angles are बोलो corresponding angles। ये आखिरी क्वेश्चन है, और भी है क्या इसके बाद? are not equal, hence the given rhombuses are not similar, hence the given rhombuses are not similar। उसने क्वाड्रिलेटरल वर्ड यूज किया है हमने, और इसको स्पेसिफाई कर दिया कि चारों साइड्स इक्वल है तो हमने रोम्बस लिख दिया। उसने वैसे क्वाड्रिलेटरल वर्ड यूज किया था कि फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल सिमिलर है यानी, और क्वाड्रिलेटरल के प्रकार होते हैं तो उसमें कौन सा प्रकार है हमने वो भी लिख दिया, रोम्बस। ठीक है, इस तरीके से खत्म करेंगे। ठीक है, वन मोर थिंग लास्ट में जाते जाते, देखो जब अपन एंगल्स के बारे में लिखेंगे, जैसे अभी अपन ने लिखा था, इधर लिखा था एंगल P नॉट इक्वल टू एंगल A, एंगल Q नॉट इक्वल टू क्या लिखा था, एंगल B, एंगल R नॉट इक्वल टू क्या लिखा था, एंगल C, एंड एंगल S नॉट इक्वल टू क्या लिखा था, एंगल D। तो जब अपन एंगल्स के बारे में लिखेंगे तो LHS में एक ही क्वाड्रिलेटरल या एक ही फिगर के चारों एंगल्स होने चाहिए, चारों पांचों जितने भी हैं, और RHS में दूसरे के होने चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि इस लास्ट वाले को आप उल्टा लिख दो, एंगल D नॉट इक्वल टू एंगल, ये लिखने का तरीका गलत होता है भाई। आपने PQR लिया तो इधर S लो और ABCD, मतलब एक साइड, हाँ बिल्कुल एक साइड, जैसे अभी दो ट्राइंगल्स लेंगे ना, तो इस ट्राइंगल को अगर आप LHS में रखा है तो इसी के एंगल्स का जो डिस्क्रिप्शन है वो LHS में होना चाहिए, और इस एंगल के, इस ट्राइंगल के एंगल्स का डिस्क्रिप्शन इधर होना चाहिए। अब सर साइड्स में क्या करें, तो साइड्स में चलेगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में एक ही क्वाड्रिलेटरल के या एक ही ट्राइंगल की साइड्स, डिनोमिनेटर में दूसरे की। ऐसे नहीं कि एक बार इसका न्यूमरेटर में ले लिया, एक बार इसका डिनोमिनेटर। जैसे इसकी साइड्स कैसे लिखी थी अपन ने, PQ बाय AB ऐसे लिखी थी, देन QR बाय BC, देन RS बाय CD, एंड देन व्हाट, PS बाय AD। तो चेक करो, न्यूमरेटर में तो PQRS की साइड्स हैं और डिनोमिनेटर में ABCD की साइड। तो एंगल्स में LHS RHS चलेगा, साइड्स में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चलेगा, सेम होना चाहिए कुल मिला के, वो ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन कहलाएगा उसका, उसमें फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, डन। सो एक्सरसाइज ओवर। ठीक है, तो सेकंड कल अपन BPT स्टार्ट कर देंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम्स। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स को स्किप करके पहले BPT सीखना है, फिर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स करना है। ठीक है, इसको देख रहे हो? ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, यू स्ट्रांगली कीप लर्निंग।